हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका जो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है उसका नाम है नर और मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास, जो आपके सेकंड नंबर चैप्टर है। तो देखिए, नर और मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो नर और मादा युग्मकोद्भिद होते हैं, यानी पुष्प के अंदर जो नर जननांग होता है उसे नर युग्मकोद्भिद बोला जाता है, और जो मादा जननांग होता है उसे मादा युग्मकोद्भिद बोला जाता है। तो नर और मादा युग्मकोद्भिद की संरचना है वो किस प्रकार की होती है, उनका विकासीय क्रम किस प्रकार होता है, उनके अंदर परिवर्धन, उनके कार्य की पद्धति है वो किस प्रकार होती है, तो वो हम सबसे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद, और देखिए नर युग्मकोद्भिद किससे बोला जाता है, पुंमंग को बोला जाता है। आप देखते हो कि जो नर युग्मक होता है उसे परागकण बोला जाता है, और जिस संरचना में परागकण बनता है उसे पुंकेसर बोला जाता है। और इस प्रकार पुंकेसर की संरचना होती है। तो कई जब पुंकेसर आपस में एक बंडल के रूप में बंधे रहते हैं उसे क्या बोला जाता है, पुंमंग बोला जाता है, और पुंमंग को ही क्या बोला जाता है, नर युग्मकोद्भिद। तो पुंमंग है वो नर युग्मकोद्भिद कहलाता है। पुंमंग है वो नर जननांग के रूप में काम करता है। और पुंमंग किससे मिलकर बना होता है, पुंकेसरों का समूह क्या कहलाता है, पुंमंग, पुंकेसरों का समूह। और जो पुंकेसर होता है उसकी संरचना है वो किस प्रकार की होती है, तो देखिए एक जो पुंकेसर है उसके अंदर दो पालियों से बनी हुई पराग कोष पाए जाते हैं, दो पराग पालियां पाई जाती है, वो यहां से एक पुतंतु के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो देखिए ये संरचना कहलाती है पुतंतु, ये कहलाते हैं पराग कोष। और यहां से जहां पुतंतु और पराग कोष आपस में जुड़े हुए रहते हैं उसे बोला जाता है योजी। आया समझ में आपको? तो ध्यान रखना है कि नर युग्मकोद्भिद किससे बोला जाता है, पुंमंग को बोला जाता है। पुंमंग किसका समूह होता है, पुंकेसरों का। और एक पुंकेसर की संरचना है वो इस प्रकार की होती है। तो ऐसे जब कई पुंकेसर आपस में मिल जाते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, पुंमंग का निर्माण करते हैं। और पुंमंग को हम क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्भिद। अब ये जो पराग कोष है, पराग कोष दो पालियों से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक पाली के अंदर दो पराग पालियां पाई जाती है, यानी टोटल 4 पराग पालियां होती है। एक खंड के अंदर 2 होगी तो दोनों में कितनी होगी, 4 पराग पालियां होगी इस प्रकार। और प्रत्येक पराग पाली के अंदर पराग मात्र कोशिका होती है, यानी जो पराग कण को उत्पन्न करने वाली कोशिका होती है उन्हें पराग मात्र कोशिका कहा जाता है। जब उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उनके द्वारा नर युग्मक यानी पराग कणों का निर्माण होता है। तो यहां तक आप पॉइंट नोट कर लीजिए।
तो हमें क्या यहाँ पे पॉइंट नोट करना है कि पुंकेसरों का समूह क्या कहलाता है, पुंमंग कहलाता है। और पुंमंग को क्या बोला जाता है, नर युग्मकोद्भिद। जब इस पराग कोश का निर्माण हो रहा होता है तो दो प्रकार की कोशिका होती है, एक होती है भित्तीय कोशिका और एक अंतस्थ कोशिका। जो भित्तीय कोशिका होती है वो क्या करती है, इस पराग कोश की बाह्य झिल्ली का निर्माण करती है। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि भित्तीय कोशिकाओं के द्वारा जो इसकी पराग कोश है इसकी भित्ति का निर्माण किया जाता है। और जो द्वितीय प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनती है उनके द्वारा बीजाणु धानियों का निर्माण किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पराग कोश दो पालियों से बना होता है। प्रत्येक पाली दो कोष्ठों से बनी होती है। अतः इस प्रकार एक पराग कोश में चार कोष्ठ अथवा चार धानियां या चार पराग धानियां पाई जाती है। ठीक है, तो इसको पॉइंट को नोट कीजिए यहां तक। फिर हम देखते हैं दोनों प्रकार की जो कोशिकाएं बनती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं धानियों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहले प्रकार की है भित्तीय कोशिका और दूसरे प्रकार की है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। देखिए ये जो भित्तीय कोशिका होती है ये पराग कोश की भित्ति का निर्माण करती है, बाहरी आवरण का निर्माण करती है। जबकि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है वो क्या करती है, बीजाणु जनन करने वाली मात्र कोशिका का निर्माण करती है। बीजाणु मात्र कोशिका का जैसे ही निर्माण हो जाएगा तो बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा पराग कणों का या जिन्हें लघु बीजाणु भी कहा जाता है उनका निर्माण करते हैं। तो वो प्रोसेस हम नेक्स्ट देखते हैं, यहां तक नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट दोनों लाइन नोट करते हैं कि भित्तीय कोशिका पराग कोश की भित्ति का निर्माण करती है, जबकि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। तो देखिए
तो भित्तीय कोशिका, यह कोशिका लघु बीजाणु की भित्ति का निर्माण करती है। ठीक है। और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, यह कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। मात्र कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, दोनों पॉइंट नोट कीजिए, भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। फिर हम विस्तार से पढ़ते हैं भित्तीय कोशिका को कि इसके अंदर कौन कौन सी परतें बनती है भित्तीय कोशिका के अंदर। यानी जब भित्तीय कोशिका परागकोश के बाह्य आवरण को, बाह्य भित्ति को बनाएगी तो ये 4 स्तरों का निर्माण करती है। बाहरी त्वचा या उप त्वचा या अंतस्तियम, मध्य स्तर और सबसे अंदर वाली सतह होती है, उसको बोलते हैं टेपिटम। तो 4 प्रकार के स्तरों का निर्माण करती है। वो चारों स्तर किस किस प्रकार कार्य करते हैं उनको पढ़ते हैं। तो यहां तक नोट कीजिए। तो अब हम देखते हैं भित्तीय कोशिका के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, भित्तीय कोशिका के द्वारा 4 परतों के रूप में परागकोश की बाह्य भित्ति का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी परतें हैं, 4 परतें कौन कौन सी है तो देखिए। पहली है बाह्य त्वचा, जो सबसे बाहरी स्तर होता है और परागकोश को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। यानी सबसे बाह्य स्तर जो परागकोश को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्तर वो है अंतस्तिशियम, बाह्य त्वचा के नीचे स्थित मोटा स्तर, वो क्या कहलाता है, अंतस्तिशियम। उसके बाद आता है मध्य स्तर, कोशिकाओं की दो से 3 परतों से बना स्तर। ठीक है, और उसके बाद अगला है टेपिटम। टेपिटम क्या है, सबसे आंतरिक स्तर। देखिए
जैसे ही एक परागकोश होता है वो इस प्रकार की संरचना होती है, तो उसके अंदर 4 तो परतें पाई जाती है जो बाह्य त्वचा का बाह्य भित्ति का निर्माण करती है, ठीक है। और उनके अंदर क्या पाया जाता है, उपस्थित अंदर पाए जाते हैं पराग मात्र कोशिका द्वारा बने परागकण। अब ये जो सबसे बाहरी त्वचा वाला स्तर है, ये सबसे बाहर है जो परागकोश की सुरक्षा का काम करता है। जो अंतस्थिसियम है वो बाह्य त्वचा के नीचे उपस्थित रहता है, तथा ये जो स्तर होता है वो आर्द्रताग्राही होता है, यानी पानी को अवशोषित करता है। और जब पानी की अगर कमी हो जाए, जब शुष्क अवस्था हो, तो ये क्या करता है, इसमें तनाव उत्पन्न होता है, और तनाव उत्पन्न होने से ये क्या करता है, यहां से फट जाता है। और यहां से फट जाएगा तो फटने से क्या होगा, पराग कोश है वो भी फट जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि किस परत के कारण परागकोश का स्फुटन होता है, अंतस्थिसियम। इसका पॉइंट हम नोट कर लेंगे। यह परत आर्द्रताग्राही होती है तथा शुष्क होने पर इसमें तनाव उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप परागकोश के स्फुटन में सहायता प्रदान करती है। परागकोश के स्फुटन में सहायता प्रदान करती है, ठीक है। अंतस्थिसियम तो ये परत, उसके बाद उसके अंदर वाले परत होती है वो मध्य स्तर होता है। सबसे जो आंतरिक परत होती है उसको क्या बोला जाता है, टेपिटम। सबसे इंपॉर्टेंट परत है, क्योंकि ये जो परत है टेपिटम, ये इन विकसित हो रहे पराग कणों को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट परत कौन सी होती है, टेपिटम परत होती है, जो सबसे आंतरिक पाई जाती है, पराग कणों के बिल्कुल नजदीक पाई जाती है। तो ये इसमें पॉइंट लिखेंगे हम, सबसे आंतरिक स्तर है तथा यह स्तर विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। कौन सा स्तर, टेपिटम स्तर पे। टेपिटम के भी 2 प्रकार है, ग्रंथिल टेपिटम, स्रावी टेपिटम। तो उसको भी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहां तक पॉइंट नोट कर लीजिए। तो देखिए जो टेपिटम है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है ग्रंथिल टेपिटम और एक होती है स्रावी टेपिटम।
जो टेपिटम है उसके अंदर एक पदार्थ पाया जाता है प्रोयूबिस्काय, और वो प्रोयूबिस्काय जब यूबिस्काय में बदलता है तो वहां पर जो परागकोश की भित्ति के अंदर परागकणों की भित्ति में एक स्पोरोपोलेनिन पदार्थ का जमा हो जाता है। आपको पता हो तो स्पोरोपोलेनिन है वो पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है, और ये कहां पर पाया जाता है? परागकोश के परागकणों की भित्ति में पाया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टेपिटम दो प्रकार की होती है। एक होती है ग्रंथिल टेपिटम और एक होती है स्रावी टेपिटम। टेपिटम में उपस्थित पदार्थ प्रोयूबिस्काय जब यूबिस्काय में बदलता है तो स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का निर्माण होता है। यह पदार्थ परागकण की भित्ति का निर्माण करता है। फिर नोट लगा के लिखना, स्पोरोपोलेनिन पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है। स्पोरोपोलेनिन पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है, जो परागकणों की भित्ति में उपस्थित रहता है। तो आया आपको समझ में, जो सबसे आंतरिक परत होती है टेपिटम दो प्रकार की होती है, ग्रंथिल और स्रावी। इसका काम होता है जो परागकण बन रहे हैं आंतरिक सतह पर उनको विकास, उनको पोषण प्रदान करना। और इसके अंदर एक पदार्थ होता है प्रोयूबिस, जब वो यूबिस में बदलता है एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। और ये स्पोरोपोलेनिन क्या कर रहा है? जो विकसित हो रहे हैं परागकण उनकी भित्ति का निर्माण करता है, और उसके कारण परागकणों की भित्ति है वो बहुत ज्यादा कठोर होती है। हम देखते हैं जिस प्रकार जीव जंतुओं के जीवाश्म होते हैं उसी प्रकार परागकण भी जीवाश्म के रूप में रहते हैं, क्योंकि लंबे कई सालों तक ये नष्ट नहीं होते हैं। किस कारण नष्ट नहीं होते हैं? क्योंकि इनमें सबसे कठोर पदार्थ स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है। तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि परागकणों को जीवाश्म के रूप में कैसे रख सकते हैं, या लंबे समय तक इनको संरक्षित कैसे रखा जा सकता है? क्योंकि इनमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है? स्पोरोपोलेनिन पदार्थ पाया जाता है, जो पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है, और ये लंबे टाइम तक नष्ट नहीं होता है। और स्पोरोपोलेनिन का निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? टेपिटम परत के द्वारा होता है। स्पोरोपोलेनिन कहां उपस्थित रहता है? परागकणों की भित्ति में उपस्थित रहता है। तो आपको ये आया समझ में। अब मैं पूरा आपको एक परागधानी का डायग्राम बना के समझाती हूं कि किस प्रकार चारों परतें उपस्थित रहती है, किस प्रकार अंदर बीजाणु, लघु बीजाणु, मात्र कोशिका उपस्थित रहती है, कैसे वो लघु बीजाणु यानी परागकणों का निर्माण करती है। देखिए ये सबसे बाहरी परत है जिसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस या बाह्य स्तर। यहां से ये परागकोश, पराग पुटी है वो फटती है, सबसे बाहरी स्तर। ये एक एक कोशिकाओं से बना होता है।
बाह्य त्वचा, ये इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। उसके अंदर वाली है, यह है अंतस त्वचा। उसके बाद 2 से 3 स्तरों से बना होता है मध्य स्तर। ये कहलाता है मध्य स्तर। सबसे जो आंतरिक स्तर होता है वो क्या होता है? टेपिटम। और इसके अंदर भरपूर मात्रा में कोशिका द्रव्य होता है और एक केंद्रक पाया जाता है। ये परत क्या कहलाता है? टेपिटम। और सबसे अंदर पाई जाती है पराग मात्र कोशिका, जो क्या करती है? पराग कणों का निर्माण करती है। ये है पराग मात्र कोशिका। या हम इसे बोल सकते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु जन या लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये क्या करेगी? विभाजन करेगी और समसूत्र विभाजन करेगी और किसका निर्माण करेगी? पराग कणों का निर्माण करती है ये। तो इससे ये बन गए हैं पराग कण, लघु बीजाणु। पराग कण हम इसको तब बोलेंगे जब ये बाहर निकलेंगे, तब हम इनको क्या बोलेंगे? पराग कण बोलेंगे। अभी ये अपरिपक्व पराग कण है, अभी इसलिए इनको क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु बोलते हैं। ये क्या है? लघु बीजाणु। या हम इन्हें क्या बोल सकते हैं? पराग कण। या हम इन्हें बोल सकते हैं नर युग्मक। तो मैंने आपको बताया था कि शुरुआती अवस्था में ये आपके जो संरचना मैंने बताई है, ये संरचना किसकी है? एक पराग कोश की है। पराग कोश में 4 परागधानियां पाई जाती है। परागधानी बोल सकते हैं हम, परागधानी। ठीक है, तो ये एक परागधानी की संरचना है। इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है।
पहली कोशिका है आपके लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जो समसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण कर रही है। और दूसरे प्रकार की कोशिका थी जो बाह्य कोशिका थी, बाह्य त्वचा कोशिका थी, उसने 4 परतों का निर्माण किया। सबसे पहली बनाई बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस, दूसरी बनाई उसने अंतस त्वचा, तीसरी बनाई उसने मध्य स्तर, और चौथी उसने कौन सी बनाई, टेपिटम। जो बाह्य स्तर है वो एक कोशिका से बना होता है, परागकोश की बाह्य त्वचा का निर्माण करता है। जो बाह्य त्वचा के नीचे होती है अंतस त्वचा, जो एक कोशिकाओं से बना होता है, और ये आर्द्रताग्राही होता है, यानी अंतस त्वचा वाली क्या है, आर्द्रताग्राही। और जब पानी की कमी होती है शुष्क अवस्था में, इसमें क्या आ जाता है, तनाव आ जाता है, तो ये क्या करते हैं, इस परागधानी को फटने में सहायता करती है। परागधानी के फटने को कहते हैं स्फुटन, परागधानी के स्फुटन में सहायक कौन सी परत, अंतस्तियम परत है, वो सहायक होती है। फिर जो उसके अंदर वाली परत होती है 2 से 3 परतों की बनी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मध्य स्तर बोलते हैं। और सबसे जो अंदर परत होती है जिसको टेपिटम बोला जाता है, टेपिटम के द्वारा ये जो विकासशील परागकण है, यानी जिनका विकास हो रहा है, टेपिटम परत इन विकासशील परागकणों को क्या कर रही है, पोषण प्रदान कर रही है, और इनकी जो भित्ति का निर्माण कर रही है, और भित्ति के अंदर कौन से पदार्थ को बना रही है, स्पोरोपोलेन इन पदार्थ का निर्माण कर रही है। तो नोट कर लीजिए यहां तक। तो इसके बाद जो आगे का प्रोसेस हम पढ़ते हैं वो है लघु बीजाणु जनन, यानी ये जो पराग मात्र कोशिका है ये लघु बीजाणुओं का निर्माण कैसे करती है। तो ध्यान रखना, जब इस प्रारंभ में हमने देखा था कि 2 प्रकार की कोशिका होती है, एक तो भित्तीय कोशिका जिसने 4 परतों का निर्माण किया, और एक होती है प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका। वो प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका समसूत्री विभाजन करके बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। और जब इस बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। वो 4 लघु बीजाणु अलग अलग क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये पॉइंट लिख लेते हैं कि जो 2 प्रकार की कोशिका थी, जिसमें भित्ती वाली भित्तीय कोशिका ने 3-4 परतों का निर्माण कर दिया, और जो अंदर वाली कोशिका थी जिसको हमने लघु बीजाणु जन कोशिका बोला था, प्राथमिक बीजाणु कोशिका बोला था, उस प्राथमिक बीजाणु कोशिका में समसूत्री विभाजन होने से लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनी, जो द्विगुणित थी, अगुणित नहीं हुई है क्योंकि अभी तक समसूत्री विभाजन हुआ है। फिर इसके अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये 4 अगुणित लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण करती है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्राथमिक
बीजाणु कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। यह द्विगुणित होती है। कौन? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यह द्विगुणित होती है। नेक्स्ट पॉइंट, लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। अब अर्धसूत्री विभाजन हुआ है तो ये लघु बीजाणु कैसे होंगे? अगुणित हो जाएंगे। गुणसूत्रों की संख्या इनमें आधी रह जाएगी। ये लघु बीजाणु अगुणित होते हैं। ठीक है, आप पॉइंट समझ में? तो यहां तक नोट कर लीजिए। अब देखिए, लघु बीजाणु है वो चार प्रकार के क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, यानी जो चार लघु बीजाणु बने हैं वो अलग अलग रूप में व्यवस्थित रहते हैं। तो देखिए, बने हुए चारों लघु बीजाणु अलग अलग विन्यास में व्यवस्थित रहते हैं। अलग अलग विन्यास में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां तक हमने जो लघु बीजाणु को बनाने वाली कोशिका है, प्राथमिक बीजाणु कोशिका, उसने लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण किया समसूत्री विभाजन करके, और फिर लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो चार लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ। ये अलग अलग अभिविन्यास में व्यवस्थित रहते हैं। कोई टी शेप में रहते हैं, जैसे दो ऐसे ऊपर और दो नीचे। कोई होता है वो चतुर्फलके में रूप में रहते हैं, तीन आपको आगे दिखाई देंगे, एक पीछे दिखाई देगा। कुछ है वो बिल्कुल रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। तो इनका अभिविन्यास है वो अलग अलग होता है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक की थी अपनी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।